वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों संस्कृत साहित्य के बारे में आज के वीडियो के अंतर्गत। इससे पहले आपने पेपर 1 से संबंधित अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो आपने देखा और जाहिर सी बात है उसमें आपने जाना होगा कि आखिरकार आपके प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित होते हैं और आपके पेपर का क्या नाम है। तो आपने उसमें काव्य और काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ा। अब इस पेपर के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पेपर आपका द्वितीय है, मतलब कि द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे अर्थात पेपर 2 BA तृतीय वर्ष संबंधित लेक्चर होगा, मतलब BA थर्ड ईयर BA पार्ट 3 संस्कृत साहित्य। ध्यान रखेंगे संस्कृत साहित्य, संस्कृत लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है BA थर्ड ईयर में जब आप पहुंचते हैं संस्कृत अगर आप लिए होते हैं तो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या होता है, व्याकरण, धर्मशास्त्र एवं भाषा विज्ञान। तो व्याकरण से मेरे भाई 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, धर्मशास्त्र से 30 नंबर के और भाषा विज्ञान से भी 30 नंबर के। इस प्रकार से 40, 30, 70 और 30 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता है पेपर 2। इसी प्रकार से पेपर 1 में हमने भी डिवाइडेशन किया था और आपको बताया था कि कितने का कौन सा होता है, कितने अंक कहाँ से मिलते हैं। प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आखिरकार और भी जो मूलभूत जानकारी थी उसमें हमने आपको देने का प्रयास किया था। आज इसी जो है श्रृंखला में, उसी श्रृंखला में हम आज की वीडियो के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे आखिरकार नवीनतम सिलेबस आपका क्या होना चाहिए, क्या है। विभिन्न तरह यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस आपका फॉलो होता है, तो निश्चित तौर पर आप इसको फॉलो करें और इसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पेपर का नाम है व्याकरण, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान तो अवश्य आपको इतने जो है चैप्टर से गुजरना होगा, यह बात ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं हम। पहला जो है मुद्दा आपका व्याकरण। व्याकरणम जो है, व्याकरण से क्या क्या चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो व्याकरणम में आप देखिए, व्याकरणम में आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, क्या स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि बात की है 40 अंक इसमें से प्रश्न पूछा आता है। तो ये स्त्री प्रत्यय प्रकरणम हम समझेंगे जब आपको विस्तार से एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे एक वीडियो मेरी ये होगी कि आपके पूरे के पूरे पेपर के बारे में एक ही वीडियो के अंतर्गत आप समझ सके, उसकी लाइव क्लास आपको देने का प्रयास करूँगा। हालाँकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। चलिए, तो पहला आपका व्याकरण में क्या संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, इसको हम विस्तार समझेंगे बड़े आसानी से। नेक्स्ट आप धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र की बात की जाए तो धर्मशास्त्र में आप क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति आपको पढ़ना पड़ेगा और मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, तो कुल मिलाकर के 12 अध्याय हैं। उन 12 अध्यायों में से आपको केवल एक अध्याय पढ़ना है और वो कौन सा अध्याय, तो द्वितीय अध्याय। कौन सा अध्याय, द्वितीय अध्याय है और यहाँ से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे मनुस्मृति में पढ़ने से एक प्रकार से आपको वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी कि ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराजन्य कृता उरुतदस्य वैश्य पादाभ्याम शूद्रो अयतः, अर्थात ब्राह्मण एक जो है युग पुरुष था, एक जो है विराट पुरुष, उसके मुखमंडल से ही विराट पुरुष या युग पुरुष ब्रह्मा जी को मान सकते हो आप। तो ब्रह्मा जी के मुखमंडल से ब्राह्मणों की, उनके भुजाओं से क्षत्रियों की और उनके उदर से मतलब जंघे के आसपास से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी प्रकार से आप उसमें आश्रम पढ़ेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें जो जीवन जीने की शैली होती है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार यह है। ध्यान रखेंगे मनुस्मृति, मनुस्मृति में जीवन जीने की शैली के बारे में विधिवत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है, तो इसी को हमको पढ़ना है। आखिरकार जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो चूड़ाकरण संस्कार होता है, जो विद्यारंभ संस्कार होता है, जो पुंसवन संस्कार होता है, जो गर्भाधान संस्कार होता है, या जो भी अन्य जो पुंसवन संस्कार होता है, जो गर्भाधान संस्कार होता है, ये सारे के सारे संस्कार के बारे में हम तमाम सारी संस्कृतियों के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार में मतलब कि हिंदू किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता, सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ें होती थी, इस प्रकार की चीज़ें इसमें बताई गई। किस प्रकार से एक सनातनी व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम प्रकार की बातें बताई गई हैं। बात करें एक उदाहरण मैं अगर बताना चाहूँ यज्ञोपवीत का, तो यज्ञोपवीत के लिए आप मंत्र जो है वेदों में उच्चरित है कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोक्ष शोभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः।
यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है वो आदमी को आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र कर देता है। इसीलिए वेद अध्ययन विद्यारंभ संस्कार उसी व्यक्ति का होता था जो क्या करता था, जो एक प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करता था। क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से क्या होता है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वाहे अभ्यंतरः शुचिः। पुंडरीकाक्ष पुनातुः, पुंडरीकाक्ष पुनातुः, पुंडरीकाक्ष पुनातुः। आपने पूजा स्थलों पर इत्यादि मंत्र का जो हमने पढ़ा, इसको आपने सुना होगा। यह मंत्र है पवित्रीकरण का, मतलब वो पवित्री धारण करने का। तो वो पवित्री धारण करने का दूसरा मंत्र है जो पवित्री अनामिका उंगली में धारण की जाती है। उसके स्थान पर अंगूठी भी धारण कर लेते हैं। अगर आपकी सोने की अंगूठी है, अगर उसको आप धारण किए हैं अपनी अनामिका उंगली में तो ठीक है। अंगुलियों का प्रकार आप जानते होंगे, ये क्या है, अंगुष्ठा है, ये क्या है, तर्जनी उंगली है, ये क्या है, मध्यमा है, ये क्या है, अनामिका है, ये क्या है, कनिष्का है। ध्यान रखेंगे ये सब बारी ये बातें भी इसमें आप देखने को पाएंगे। तो वहाँ पर जो यज्ञोपवीत संस्कार होता था उसको करने के बाद में जब वो हो जाती थी तब लोग विद्या अध्ययन करते थे, मतलब वेदों का अध्ययन करने के लिए निश्चित तौर पर जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता था। मुख्यतः यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों का होता था सबसे पहले 8 वर्ष पर, क्षत्रियों की बात की जाए तो लगभग 11 वर्ष पर, और जो है वैश्य की बात की जाए तो 16 वर्ष के अंतराल में हो जाता था जो है उनका यज्ञोपवीत संस्कार। शूद्रों वगैरह जो शूद्र वर्ग के लोग होते थे वह जो है यज्ञोपवीत संस्कार धारण नहीं करते थे, उनको यह अधिकार नहीं था। हालांकि वो काम वगैरह करते रहते थे, इसलिए उनको इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था कि वो यज्ञोपवीत संस्कार धारण करके उसके बाद में और तमाम सारी चीज़ें कर सकें। तो यहाँ पर आपको समझना होगा यज्ञोपवीत जो होती थी वह बड़ी पवित्र वस्तु मानी गई है। पवित्री बड़ी पवित्र वस्तु, सोने की चीज़ें पवित्र मानी गई है। चूँकि सोना बहुत तप करके आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप भी तपेंगे पढ़ाई में तो एक बार एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी लोग पवित्र मानेंगे। तो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास मैं यह कर रहा था कि मनुस्मृति जो है आपको क्या बताती है। तो यहाँ पर उसमें किसी के ब्राह्मणों की जो यज्ञोपवीत होती है वो कपास की होनी चाहिए। कपास मतलब कपड़े की जो धागा होता है सफ़ेद वाला जो पहनते हैं यज्ञोपवीत। जनेऊ होती है, इधर से आप पहनते हैं उनको, उसके भी कई नियम होते हैं। जनेऊ पहनने के नियम होते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कहने पर आप उसको मतलब उतार सकते हैं, कैसे उतारना है, क्या करना है, बड़े नियम होते हैं, उन सभी के बारे में है। और साथ ही साथ क्षत्रियों की जो जनेऊ होती है वह जो है ऊन की बनी होनी चाहिए, एक प्रकार से मूंज की या फिर शायद सन की बताया गया है। इसी प्रकार से वैश्यों के बारे में भी बताएगा कि वो भेड़ के जो बाल होते हैं उनकी बनी जनेऊ को धारण करना चाहिए। ऐसी बातों का मेंशन मिलता है। हालांकि यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत आप मनुस्मृति पढ़ेंगे। धर्मशास्त्र के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, मनुस्मृति के बारे में पढ़ना है। ये चिन्ह क्या है भाई, ये चिन्ह है विस्तारवादी चिन्ह है, मतलब कि इसका अगर चिन्ह लग गया तो इसका मतलब है कि हाँ आगे की बातें भी अभी बताई जाएंगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं हम। तो यहाँ पर इससे द्वितीय अध्याय, आपके पाठ्यक्रम में कौन सा द्वितीय अध्याय मनुस्मृति का, मनु ने लिखा इसको तो मनुस्मृति है। द्वितीय अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 30 अंक यहाँ से प्रश्न मिलेंगे, मतलब 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से मनुस्मृति से जनरली पूछे आते हैं। प्रश्न जो पूछे आते हैं तो प्रश्नों के कई ट्रेंड होते हैं पूछे जाने के। जैसे कि बात की जाए अति लघुत्तरीय में प्रश्न आता है, लघुत्तरीय में भी और दीर्घोत्तरीय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, लेकिन संस्कृत की बात की जाए तो अधिकतर विश्वविद्यालय में यही फंडा चलता है कि कौन सा फंडा भाई, एक तो होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा आता है। अति लघुत्तरीय जो होते हैं छोटे प्रश्न होते हैं। अति मतलब होता है छोटा, लघु मतलब होता है छोटा, मतलब अति माने बहुत ज़्यादा, लघु माने तो छोटे होता है। एक होता है लघु उत्तरीय, ठीक, और एक होता है दीर्घ उत्तरीय या फिर विस्तृत उत्तरीय। तो इस प्रकार 3 प्रकार से ट्रेंड है। और एक होता है बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय मतलब जो होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रखते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का ट्रेंड है। जैसे ही मॉडल पेपर की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको देने का प्रयास किया जाएगा। तो मॉडल पेपर में मैं प्रश्नों को अच्छे तरीके से बता दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आपने अगर पेपर 1 संबंधित जो है लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा और लास्ट आज का भाषा विज्ञान के बारे में। भाषा विज्ञान जो होता है, चाहे किसी भी भाषा, कोई भी भाषा आप पढ़ रहे हो और भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम छानबीन करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से छानबीन करने के लिए हमको सबसे पहली बात क्या क्या चीज़ें जाननी होगी। भाषा विज्ञान में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो हर एक भाषा में हम भाषा विज्ञान के दृष्टि से भाषा को पढ़ने का, भाषा को जानने का, भाषा को परखने का, भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे कि आखिरकार भाषा की परिभाषा क्या होती है, अर्थात
बात डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज क्या होती है तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो भाषा की परिभाषा हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद में हम उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे। उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति भाई? तो भाषा की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांत जो दिए जाते हैं कहीं ना कहीं पे सिद्धांतकारों के द्वारा दिए जाते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांतकारों ने दिया है, क्या दिया है, कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, इनको भी समझने का प्रयास हम साथ साथ करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको उत्पत्ति के समय सिद्धांत देखना पड़ेगा, आपके सिलेबस में वर्णित है। वहीं बात की जाए भाषा विज्ञान एवं व्याकरण का क्या संबंध होता है, मतलब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जो है भाषा विज्ञान को आप क्या बोलते हैं? लैंग्वेज साइंस। लैंग्वेज साइंस आप बोल सकते हो। तो व्हाट इज मतलब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज साइंस एंड ग्रामर। तो ग्रामर और लैंग्वेज साइंस का क्या संबंध होता है, भाषा विज्ञान और व्याकरण का क्या संबंध होता है, और कैसा व्याकरण? संस्कृत के व्याकरण से और संस्कृत के भाषा समूह से, संस्कृत के व्याकरण से और संस्कृत के भाषा समूह से किस प्रकार का संबंध होता है, किस प्रकार का संबंध होता है, इन संबंधों को हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे मेरे भाई, यह बात ध्यान रखेंगे। वहीं हम नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ते हैं हमको वैदिक पक्ष मिल जाता है, और वैदिक जो होता है एक प्रकार से वेदों की जो भाषाएं होती हैं। तो वेद किसमें लिखे गए? 4 वेद आपके पाठ्यक्रम में है। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वणः। आपने देखा होगा गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सानिधिं कुरु। आप जब कलश स्थापना घट स्थापना करवाते हैं तब यह मंत्र आपने सुना होगा कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुगुणाय स्मृतः कुच्छो ऋतु सागरः सर्वे सप्तदीपाः वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैः च सहिता सर्वे कलशं तु समासितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु मम संन्यार्थ धुर्त क्षयकारकः गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सानिधिं कुरु सर्वे समुद्रा सर्तस्य तीर्थानि जलदानदा आयन्तु मम संन्यार्थ धुर्त क्षयकारकः। इस प्रकार से आप बुलाते हैं समस्त देवी देवताओं को। तो यह बात भी मनुस्मृति में आप देखेंगे। तो उसी में जो वैदिक संस्कृति है जो हमने पढ़ा है, यह लौकिक संस्कृति का आप मंत्र कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत देखने को पाएंगे। कुछ जैसे कि ब्राह्मण वसी मुखामासीत बाहुरा जनेकता जो हमने पढ़ा था, ये वैदिक संस्कृति। तो वेद किस में लिखे गए हैं? वेदों की जो संस्कृत है उसको वैदिक संस्कृत, और जो साहित्य अन्य साहित्य जैसे कि कालिदास ने लिखा, आगे चल करके वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो ये सब क्या हैं? ये सब कैसे साहित्य भाई? तो ये सब लौकिक संस्कृत हैं। हमने आपको अगर वैदिक संस्कृति और ये सब संस्कृति के बारे में अगर विस्तार समझना है तो हमने इससे पहले पेपर 1 में आपको लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, पाली प्राकृत जो है अपभ्रंश औहट्ट, और इसके बाद में हिंदी के 5 बोलियों को उनको बताया था कैसे बनी थी, कि भारोपीय क्रम की भाषा आई। भारोपीय से कौन? भारोपीय भाषा परिवार से कौन सी भाषा परिवार बना? तो भारतीय ईरानी परिवार बना। भारतीय ईरानी परिवार से भारतीय जो है आर्य भाषा परिवार बना। भारतीय आर्य भाषा में बात की जाए तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में हमने बांटा था, एक प्राचीन आर्य भाषा, एक मध्यकालीन आर्य भाषा और एक आधुनिक आर्य मतलब कि आर्य भारतीय भाषा हमने इसको बांटा था। उसमें हमने प्राचीन जो है भारतीय आर्य भाषा में समझा था कि एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो वेदों की भाषाएं हैं उनमें वैदिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो लौकिक संस्कृत जो होता है उसमें साहित्य वगैरह लिखे गए संस्कृत में। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वैदिक संस्कृति एंड लौकिक संस्कृति, दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एंड बोली को आप क्या कहते हैं? बोली को आप जो भी कहते हो अंग्रेजी में, मुझे उतना नहीं पता है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है इसको समझना है। साथ ही साथ भाषा के अर्थ को समझना है और बोली के अर्थ को समझते हुए इसके अर्थ में कैसा परिवर्तन हो रहा है, भाषा और बोली के अर्थ में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तथा मतलब होता है क्या? एक प्रकार से तथा क्या है? यह दिखाता है। तथा का मतलब कि वाक्य संयुक्त बातों में कहे जा रहा है। तो संयुक्त वाक्य मतलब कि संयुक्त वाक्य का द्योतक है कौन? द्योतक है कौन? तथा, और, एवं, किंतु, परंतु, इसीलिए, तमाम प्रकार के शब्द। आगे समझते हैं हम। तो भाषा का ऐतिहासिक वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे हम। भाषा का ऐतिहासिक वर्गीकरण। ऐतिहासिक वर्गीकरण मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक मतलब होता है कि जो पुराने समय से भाषाएं चली आ रही हैं उनको पढ़ते हुए भाषा कितने कैटेगरी में है, मतलब कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल लैंग्वेज।
ठीक। तो क्लासिफिकेशन समझेंगे ऐतिहासिक भाषा का, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से तो भाषा का ऐतिहासिक वर्गीकरण, मतलब कि जो है हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा का हम क्या देखेंगे, ऐतिहासिक वर्गीकरण। इतिहास के आधार पर हम भाषा को बांटने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में भाषा कैसी थी, कितने कैटेगरी की थी, और मध्यकाल में कैसी हुई और आधुनिक काल में कैसी हुई, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इतनी बातें आपकी अगर समझ में आई हैं तो एक बार दिल से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो सेट करने में मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए हमसे। मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट से शिवम शुक्ला आप सभी का हमेशा स्वागत करता रहूँगा और करता भी हूँ। चलिए आज की कक्षा आपको कैसी लगी बताने का प्रयास करें। चलिए फिर मिलते हैं हम। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। संस्कृत भाषा बड़ी ही सुरम्य है, बड़ी ही मनोरम्य है, और इसको आप लोगों को ही जगाना है। जितने लोग पढ़ रहे हो आसानी से मेहनत करो, इसमें महारत हासिल करो, और अपने कॉलेज में जब भी आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जाएंगे तो संस्कृत अगर साहित्य आपने लिया तो निश्चित तौर पर आप वही करेंगे। तो इंटर कॉलेज में जाएँ या फिर प्रोफेसर वगैरह बने संस्कृत साहित्य से, आप जो है मास्टर डिग्री करने के बाद में नेट जीआरएफ करें, तो कहीं ना कहीं पे आप आसानी से समस्त मुद्दों को समझें और अपने बच्चों को, जो आने वाले समय के जो बच्चे हैं उनको समझा सकें। तो आप मेहनत करिए, इसमें फोकस करिए, आप पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का एक प्रकार से बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा हमेशा शुक्ला स्टडी पॉइंट पे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।